हेलो दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जीके की 50 क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस 50 के अलावा मैं और भी क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। लगभग आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगी। जो हर कंपटीशन इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन सर्वप्रथम मिल सके। दोस्तों, इसमें 1 नंबर क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। मतलब वो राज्य कौन सा है दोस्तों, पूर्ववर्ती राज्य है, उस राज्य का नाम है नागालैंड। तो नागालैंड की जो राजभाषा है वो कौन सी है, तो आपको याद रखना अंग्रेजी है। फिर देखिए दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था तो वो आपको याद रखना बदरुद्दीन तैयब। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। और 1887 में और मद्रास में, और जो तीसरा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें बदरुद्दीन तैयब क्या थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। लेकिन दोस्तों, आपसे पूछ ले जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना है योमेश चंद्र बनर्जी। योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, वो आपको याद रखना 1885 में। और इसके संस्थापक सदस्य कौन, वो जो संस्थापक कौन थे, तो आपको याद रखना A.O. ह्यूम। ठीक है। और इसकी स्थापना हुई कहाँ थी दोस्तों, वो आपको याद रखना मुंबई में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर और 1885 को हुई थी। और इसके संस्थापक कौन हैं, तो आपको याद रखना A.O. ह्यूम थे। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना योमेश चंद्र बनर्जी थे। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो वो आपको याद रखना बदरुद्दीन तैयब थे। इसके अलावा दोस्तों, आपसे पूछ लेते हैं कि इसके प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना जॉर्ज यूल। ये जो जॉर्ज यूल क्या थे, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम कांग्रेस अध्यक्ष थे। फिर आपसे पूछ ले जाएं कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना एनी बेसेंट। एनी बेसेंट क्या है? प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। लेकिन आपसे ये भी पूछ लिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला मतलब अध्यक्ष कौन थी, तो आपको याद रखना सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष योमेश चंद्र बनर्जी था। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल था। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब था। फिर देखिए दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि भारत के गृह मंत्री कौन थे। दोस्तों, जो भारत के गृह मंत्री थे, तो आपको भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है ना। तो देशी रियासतों का जो एकीकरण, अपने देश का जो एकीकरण किया था, और भारत के जो एकीकरण में जो सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपने लोहा पुरुष के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? लोहा पुरुष के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इनका एकीकरण में सर्वाधिक योगदान है। फिर देखिए दोस्तों, आगे वाला 4 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है या कौन थी, तो दोस्तों आपको याद रखना सिरी माओ बंडार नायकी, जो श्रीलंका की है, जो श्रीलंका की थी। ठीक है ना। और ये संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। फिर दोस्तों, आपसे पूछ ले चाहिए कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो आपको याद रखना श्रीमती इंदिरा गांधी थी। भारत की प्रथम राष्ट्रपति कौन थी, तो महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो आपको याद रखना श्रीमती प्रतिभा पाटिल। या आपसे पूछ लीजिए कि भारत के किसी राज्य की प्रथम राज्यपाल कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी। और सरोजिनी नायडू को ही महात्मा गांधी ने और भारत कोकिला कहा था। क्या कहा था? भारत कोकिला कहा था। फिर देखिए दोस्तों, आगे वाला 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है कि हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है। दोस्तों, हड़प्पा की जो सभ्यता ना, हड़प्पा के लोगों को क्या हुआ था कि हड़प्पा के लोगों ने क्या किया था, वो क्या करते, तांबा में और टिन मिलाकर, तांबे का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? सी होता है। और टिन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? एसन होता है। तांबा में और टिन मिलाकर, और वो उन लोगों को कांसा बनाने की विद्या आती थी। इसीलिए आपको याद रखना हड़प्पा सभ्यता का जो युग था वो कांस्य युग था। कैसा युग था? कांस्य युग था। लेकिन दोस्तों, आपको याद रखना कि हड़प्पा के लोग लोहा धातु के विषय में अनजान थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है क्वेश्चन है कि हड़प्पा के लोग लोहा धातु के विषय में क्या थे? अनजान थे। फिर देखिए दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है कि दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था।
दोस्तों दीन ए इलाही जो धर्म है तो वो आपको याद रखना अकबर ने चलाया था। और इस धर्म को स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू कौन था? तो वो दोस्तों आपको याद रखना बिरबल था। बिरबल ने और दीन ए इलाही धर्म स्वीकार किया था, प्रथम या अंतिम हिंदू था। और दीन इन धर्म का संस्थापक कौन था? तो अकबर था। फिर देखिए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? दोस्तों ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना दोस्तों, उगते और डूबते समय सूर्य जो लाल प्रतीत होता है वो किसके कारण प्रतीत होता है? प्रकिरण के कारण। किसके कारण? प्रकिरण कारण। इसके अलावा दोस्तों आकाश का रंग कैसा है? तो आकाश का रंग आपको सभी को पता है काला है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला। लेकिन हमें नीला क्यों दिखाई देता है? हमें नीला दिखाई देने का कारण है दोस्तों प्रकिरण के कारण। हमें प्रकिरण के कारण ये एक ही आकाश रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। फिर देखिए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्या है? जनरल साइंस का क्वेश्चन आ गया बीच में। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? दोस्तों हमेशा याद रखना इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। और इंद्रधनुष क्या है? सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है, हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है। फिर क्या भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? दोस्तों जो भू स्थिर उपग्रह होता है उनकी पृथ्वी से ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर क्या होती है इनकी ऊंचाई होती है। चेचे के टीके की खोज किसने की? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछो माता। चेचे के टीके की खोज किसी एडवर्ड जेनर ने। और इसीलिए दोस्तों एडवर्ड जेनर को अपन क्या कहते हैं? टीकाकरण विज्ञान का जनक कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले और जो टीके की जो खोज की थी वो एडवर्ड जेनर ने की थी। और एडवर्ड जेनर को अपन क्या कहते हैं? टीकाकरण विज्ञान का जनक भी कहते हैं, या दोस्तों इसे प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक भी कहते हैं। एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक भी कहते हैं, टीकाकरण विज्ञान का भी जनक भी कहते हैं। और चेचक की टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। और चेचक दोस्तों कैसा रोग है? तो चेचक आपको याद रखना वायरस से होने वाला रोग है। चेचक को अपन शीतला माता भी कहते हैं, बड़े माता के नाम रोग के नाम से भी जानते हैं। फिर देखिए दोस्तों आगे वाला है, ये जो 11 नंबर क्वेश्चन है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करना और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन सर्वप्रथम में मिले। फिर देखिए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी जनरल साइंस का क्वेश्चन है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना कि जो रेबीज का जो रोग है ना, ये पागल कुत्ते के काटने से होता है, क्योंकि जो रेबडो वायरस है वो जो पागल कुत्ते की जो लार में पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना भेड़िया है, लोमड़ी है, बिल्ली है, बंदर है आदि के काटने से भी रेबीज रोग हो जाता है, कुत्ते के अलावा आपको याद रखना। और रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो आपको याद रखना लुई पास्चर ने की थी। इसके अलावा दोस्तों दुग्ध के पाश्चुराइजेशन की खोज या आविष्कार किसने किया था? तो वो ही लुई पास्चर ने किया था। जैसे अपन अपना जो दूध है वो डेयरी पर बेचते हैं, और डेयरी पर वहाँ क्या होता है? दूध का पाश्चुराइजेशन होता है। और इसका जो आविष्कार किया था वो किसने किया था? लुई पास्चर ने किया था। और रेबीज के टीके का आविष्कार किसने किया था? वो लुई पास्चर ने किया था। फिर देखिए दोस्तों आगे वाला है 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है 12 नंबर क्वेश्चन ने क्या कि दुग्ध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? दोस्तों दूध से जो दही बनता है वो किण्वन क्रिया के द्वारा बनता है। किस क्रिया के द्वारा बनता है? किण्वन क्रिया के द्वारा वो दूध से दही बनता है, ठीक है ना। और वो किसके द्वारा बनता है? वो जीवाणु के द्वारा बनता है, ठीक है ना। वो जीवाणु कौन सा है? वो जीवाणु है लेक्टोबैसिलस। यहाँ आ जाएगा दोस्तों लेक्टोबैसिलस। कौन सा हो जाएगा? लेक्टो और बैसिलस जीवाणु के द्वारा क्या होता है? दूध दही में बदल जाता है। किस क्रिया के द्वारा? किण्वन क्रिया के द्वारा। या कई बार ये भी पूछा जाता है कि दूध का खट्टे होने का क्या कारण है, या दूध को दही में परिवर्तन कौन करता है? तो दोस्तों जीवाणु करता है। और जीवाणु आपको याद रखना लेक्टोबैसिलस है। फिर देखिए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? ये जो सभी के सभी जो आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये हर कंपटीशन के पूछ गया, चाहे आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या दिल्ली पुलिस, या भी जो भी वनपाल वनरक्षक जो भी तैयारी कर रहे हो ना, हर कंपटीशन ये इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। फिर परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों परमाणु बम के बारे में आप याद रखना, परमाणु बम नाभिक के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। और परमाणु बम की खोज या जो परमाणु बम है इसका आविष्कार किसने किया था?
दोस्तों जो परमाणु बम के बारे में आप याद रखना, इसका जो आविष्कार है वो किसने किया था? वो हिमर ने किया था। किसने किया था? हिमर ने क्या किया था? परमाणु बम का क्या किया था? आविष्कार किया था, और नाभिकीय विखंडन में सर। लेकिन दोस्तों आपसे पूछ ले जाइए हाइड्रोजन बम, और हाइड्रोजन बम के बारे में आप याद रखना, इसका आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार किया था टेलर ने। और ये किस क्रिया पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन क्रिया पर आधारित है हाइड्रोजन बम। आविष्कार टेलर ने किया था। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, और आविष्कार किसने किया था? हिमर ने किया था। फिर देखिए दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है कि ये जो 14 नंबर क्वेश्चन है, ये भी जनरल साइंस के क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की? दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पेनिसिलिन क्या है। दोस्तों आपको याद रखना, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। क्या है? एंटीबायोटिक। ये विश्व की प्रथम एंटीबायोटिक औषधि है, ये विश्व की प्रथम प्रतिजैविक औषधि है, ठीक है ना। और ये पेनिसिलिन दोस्तों किससे बनाई जाती है? ये दोस्तों आपको याद रखना, ये जीवाणु से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? जीवाणु से। और इसका आविष्कार किसने किया था? दोस्तों आपको याद रखना, इसका आविष्कार किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसका आविष्कार किया था। फिर देखिए दोस्तों अगर जो 15 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि मलेरिया की दवा कुनेन किस पौधे से प्राप्त होती है? दोस्तों हमेशा याद रखना, जो मलेरिया की जो दवा है कुनेन, वो सिनकोना पेड़ से प्राप्त होती है। और सिनकोना पेड़ की किस भाग से? वो सिनकोना पेड़ की छाल से प्राप्त होती है। ये दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो मलेरिया की जो कुनेन दवा है वो सिनकोना पेड़ की किस भाग से प्राप्त होती है? छाल से प्राप्त होती है। और जो ये कुनेन दवा किस रोग उपचार में उपयोग किया जाता है? मलेरिया। और मलेरिया दोस्तों किससे होने वाला रोग है? तो आपको याद रखना, ये परजीवी से होने वाला रोग है। और ये परजीवी किस में निवास करता है? ये मच्छर में निवास करता है। और इसीलिए आपको याद रखना, मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाती है। और उस मच्छर का क्या नाम है? मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाती है। फिर देखिए दोस्तों आगे वाला है 16 नंबर क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? दोस्तों संसार का जो सबसे बड़ा फूल है वो रेफलेशिया है, और सबसे छोटा फूल है वुल्फिया। ये वुल्फिया संसार का सबसे छोटा फूल है, और संसार का जो सबसे बड़ा फूल है वो दोस्तों आपको याद रखना रेफलेशिया है। फिर देखिए दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें क्या दे रखा है कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? दोस्तों सबसे बड़ा जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग। ये शुतुरमुर्ग चिड़िया है, और ये क्या होती है? बहुत बड़ी होती है। देखिए जो शुतुरमुर्ग, ये सबसे तेज दौड़ने वाली चिड़िया है। ये चिड़िया कहाँ पाई जाती है? दोस्तों आपको याद रखना, अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। और दोस्तों मैंने जनरल साइंस में ये भी बताया था कि जो शुतुरमुर्ग है, और शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है, शुतुरमुर्ग की अंडा होता है, और इसकी जो कोशिका होती है वो संसार की सबसे बड़ी कोशिका होती है। आपसे पूछ लीजिए संसार की सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। और शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग भी क्या संसार का सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। ये शुतुरमुर्ग कहाँ पाया जाता है? दोस्तों आपको याद रखना, अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? संसार में सबसे छोटा पक्षी दोस्तों हमिंगबर्ड है, और बड़ा शुतुरमुर्ग है। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? दोस्तों आप सभी को पता है, कुत्ता को बनाया था। या मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था? तो वो हो जाएगा तांबा धातु। और किस पशु को पालतू बनाया तो वो क्या से हो जाएगा? कुत्ता हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों पीछे मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, ये वापिस आ गया। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? दोस्तों अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला। और वास्तव में अंतरिक्ष का आकाश का रंग कैसा होता है? काला होता है। कैसा होता है? काला होता है। लेकिन प्रकीर्णन के कारण ये कैसा दिखाई देता है? तो आपको याद रखना, यह नीला दिखाई देता है। ये देखिए तो दोस्तों इसमें दे रखा है 21 नंबर क्वेश्चन, एटीएम का पूर्ण नाम दे रखा है। एटीएम का जो पूर्ण नाम है क्या? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। जो एटीएम ना, एटीएम का जो पूरा नाम देख लेना, ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसका पूरा नाम है। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? दोस्तों राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए दोस्तों आगे वाला है जो 23 नंबर क्वेश्चन इसमें दे रखा है, LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? जो LBW दोस्तों आप सभी को पता है, क्योंकि आप सभी क्रिकेट देखते हो, तो आपको याद रखना ये क्रिकेट से संबंधित है। वायुमंडल की कौन सी परत में हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें, मतलब UV किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? वो है दोस्तों ओजोन। ओजोन परत मतलब वो है ओजोन गैस से, ठीक है ना। और ओजोन गैस हमें क्या करती है? सूर्य की पराबैंगनी किरणों से बचाती है। और दोस्तों ये ओजोन परत किससे प्रभावित होती है? जो CFC गैस है, CFC गैस जो अपन जो फ्रिज में, अपन जो AC में जो CFC गैस का उपयोग करते हैं, जिसे अपन क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, और इस गैस से क्या होता है? ओजोन परत को नुकसान होता है।
फिर देखिए दोस्तों आगे 25 नंबर क्वेश्चन है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। तो दोस्तों आपको याद रखना, ख्वाजा मोइनुद्दीन की चिश्ती है वो राजस्थान के अजमेर में, कहाँ है, अजमेर। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दोस्तों आपको याद रखना मोहम्मद गौरी के साथ ये भारत में आया था, ठीक है ना, मोहम्मद गौरी के समय भारत में आया था। और उसमें राजस्थान का जो महान शासक कौन था, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय का ही मोहम्मद गौरी के साथ जो तराइन का युद्ध हुआ था। फिर देखिए दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद धर्म ग्रहण कर लिया था। दोस्तों क्या हुआ था, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। और 261 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। यहाँ बहुत ज्यादा नरसंहार हो गया था। इसके बाद में सम्राट अशोक ने युद्ध त्याग दिया था और इसके बाद में सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तो आपको याद रखना कलिंग युद्ध। फिर देखिए दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें आपको देखो, इसमें दिया गया है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। दोस्तों भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो भारतीय रिजर्व बैंक है, आरबीआई है, ठीक है ना। आरबीआई की दोस्तों स्थापना कब हुई थी। दोस्तों आरबीआई की स्थापना हुई थी, आपको याद रखना 1 अप्रैल 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। ये भारत का मुख्य, ये सबसे प्रधान बैंक है। और इसका दोस्तों मुख्यालय कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। दोस्तों इसका जो केंद्रीय बैंक का जो भारत का जो केंद्रीय बैंक है, भारतीय जो रिजर्व बैंक है, इसका जो प्रारंभ में मुख्यालय तो कलकत्ता बनाया गया था, लेकिन वर्तमान में जो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आपको याद रखना मुंबई में। आरबीआई का जो मुख्यालय है तो वो आपको याद रखना मुंबई में है। फिर देखिए दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखिए कि सालार जंग म्यूजियम का है, तो आपको याद रखना हैदराबाद में है। भारत में और सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे। दोस्तों भारत में जो सबसे लंबे समय तक जो मुख्यमंत्री है वो ज्योति बसु रहे। कौन था, ज्योति बसु, जो पश्चिम बंगाल के निवासी है, या पश्चिम नाम आ जाएगा, ये पश्चिम आ गया तो ये आपको याद रखना। फिर संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों संसार की जो सबसे लंबी नदी है तो वो आपको याद रखना नील नदी है। कौन सी है, नील नदी। और इसे मिस्र की देन भी कहते हैं, ठीक है ना, ये मिस्र का वरदान भी कहते हैं, ठीक है ना। और नील नदी की कुल लंबाई है तो 6650 है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछ ले जाए कि संसार की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो संसार की सबसे बड़ी नदी है अमेज नदी। संसार की सबसे बड़ी नदी तो अमेज नदी है। और सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है। और इसे मिस्र का वरदान भी कहते हैं। फिर देखिए दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन है, ये जनरल साइंस का क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा है कि किस तापमान पर और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो फ़ारेनहाइट जो तापमान क्या होता है बराबर होता है, तो वो आपको याद रखना -40 डिग्री तापमान पर। कितने हो जाएगा, -40 डिग्री तापमान। कांसा किसकी मिश्र धातु है। दोस्तों पीछे ही बताया था, कांसा तांबा और टिन की मिश्र धातु है। तांबे का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, सी होता है। और टिन का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, एसएन होता है, ठीक है ना। कांसा के बारे में आप याद रखना, ये तांबा और टिन की प्रतीक चिन्ह है या मिश्र धातु है। फिर देखिए दोस्तों आगे वाला है दे रखा है 33 नंबर, ये क्रिकेट से संबंधित है, खेल से संबंधित है कि दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। ये ट्रॉफी नाम दोस्तों को गलत लिखी गया, ठीक है ना। दलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो आपको याद रखना दोस्तों क्रिकेट से। क्रिकेट का भगवान किसे कहते हैं, सचिन तेंदुलकर कहते हैं। और किस भारतीय खिलाड़ी को सर्वप्रथम खेल रत्न मिला है, तो आपको याद रखना इसको सचिन तेंदुलकर को मिला है। फिर दोस्तों ये भी पूछाता है कि विराट कोहली का संबंध या महेंद्र सिंह धोनी का संबंध किस खेल से, तो आपको याद रखना क्रिकेट से संबंधित है। या फिर दोस्तों आपसे पूछ ले जाएंगे कि भारत ने और जो क्रिकेट में सर्वप्रथम वर्ल्ड कप कब जीता था, तो आपको याद रखना 1983 में। और कपिल देव के जो अपने नेतृत्व में, उसमें कपिल देव क्या थे, जो वो ये फिर आपको याद रखना कि ये जो अपन 2011 में दूसरी बार में क्या है कि, और महेंद्र सिंह धोनी ने क्या है ये जो वर्ल्ड कप जीता था, और उसमें कप्तान कौन थे, तो आपको याद रखना महेंद्र सिंह धोनी थे दूसरी बार। फिर देखिए 234 नंबर क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है, तो आपको याद रखना 324 है। फिर देखिए दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं, तो वो दोस्तों आपको याद रखना, एक तो हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष और दूसरा हो जाएगा समाजवादी। ये दो धर्मनिरपेक्ष समाजवादी ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ये दोस्तों आपको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। 36 नंबर क्वेश्चन है कि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना, वीडियो का अंत तक जरूर देखना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, हर कंपटीशन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना दोस्तों, वित्त सचिव के जो वित्त मंत्रालय का जो वित्त सचिव होता है, और वो क्या करता है, 1 रुपये के नोट पर क्या करता है, हस्ताक्षर करता है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों जो 100 के जो 50 के जो नोट है, इस पर क्या करता है, आरबीआई के जो गवर्नर होता है वो क्या करता है, इस पर क्या साइन करता है या हस्ताक्षर करता है।
फिर 37 नंबर क्वेश्चन है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो हमेशा याद रखना दोस्तों 6 माह होती है। कितनी होती है? 6 माह होती है। फिर देखिए दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ऋतुसार कुमार समूह रघुवंश या अभिज्ञान शाकुंतलम, यह क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है ना। ये सभी के सभी जो रचनाएं हैं इसकी रचयिता कौन है? कालिदास। और कालिदास दोस्तों संस्कृत के महान विद्वान थे और ये गुप्त काल में संस्कृत के महान विद्वान थे, इसलिए कालिदास को अपन भारत का शेक्सपियर भी कहते हैं। भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना कालिदास जी को कहते हैं, ठीक है। और इनकी जो रचना है तो ये उनकी रचना है और किस भाषा में लिखी गई है? तो आपको याद रखना संस्कृत भाषा में लिखी गई। फिर देखिए दोस्तों अजंता एलोरा और एलिफेंटा, अजंता एलोरा और एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ हैं? दोस्तों औरंगाबाद, महाराष्ट्र की औरंगाबाद में, महाराष्ट्र की औरंगाबाद में, ये आपको याद रखना। फिर देखिए दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन है महाबलीपुरम के रथ मंदिर, ये तमिलनाडु में दोस्तों महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनाए थे? ये 7 रथ मंदिर है, इसका किसका निर्माण? पल्लववंशी राजा था, उसका नाम था नरसिंहवर्मन प्रथम। पल्लववंशी राजा नरसिंहवर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के रथ मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। फिर देखिए दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार और 33% पर भारत के भूभाग पर वन होना चाहिए। लेकिन तो आपको याद रखना कि भारत के लगभग 19.5% या 19% भाग पर क्या है? वन है ही। लेकिन राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने परसेंट भाग पर होना चाहिए? तो 33.33% भाग पर होना चाहिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? दोस्तों आपसे पूछ लीजिए कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये आपको याद रखना, ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड में, ये नैनीताल के पास में, ठीक है ना। ये बहुत प्रसिद्ध और सबसे पुराना ये राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना। और इसे ये टाइगर रिजर्व के लिए बनाया है, इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, तो ये आपको याद रखना। सामर झील जिससे नमक बनता है वो किस राज्य में? आप सभी को पता है ये राजस्थान में है और राजस्थान में ये जयपुर के पास में। फिर देखिए दोस्तों आगे वाला है 44 नंबर क्वेश्चन है गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी? वो शासक था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आप याद रखना दोस्तों, ये क्या गुलाम वंश के संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है और गुलाम वंश की स्थापना कब की थी? तो 1206 में की थी। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना दिल्ली में कुतुब निर्माण का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। अजमेर में 2.5 दिन की झोंपड़े का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। यहां दोस्तों याद रखना इन कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया? उसके निर्माण की शुरुआत रखी थी, उसकी नींव रखी थी। लेकिन इसका इन दोनों इमारतों का पूर्ण निर्माण किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। और फिर देखिए दोस्तों आगे वाला है जो 45 नंबर क्वेश्चन है गीत गोविंद किसने लिखी थी? तो आपको याद रखना जयदेव ने लिखी थी। किसने लिखी थी? जयदेव ने लिखी गीत गोविंद। फिर खजुरा के मंदिर किस वंश से संबंधित है? दोस्तों आप खजुराहो मंदिरों के बारे में आप याद रखना, जो सबसे पहले जो खजुराहो है कहाँ? तो आपको याद रखना दोस्तों ये मध्य प्रदेश में है। ये जो खजुराहो की जो मंदिर है ये किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों आपको याद रखना जैन धर्म से संबंधित है। और ये जो मंदिर है कहाँ? तो आपको याद रखना ये मध्य प्रदेश में। और किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो आपको याद रखना 1336 में हरि और बुक्का नामक 2 भाई थे और तुंगभद्रा नदी के तट पर और विजयनगर साम्राज्य की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। 48 नंबर क्वेश्चन दोस्तों अपने राजस्थान से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गन्ना पक्षी बिहार, गन्ना पक्षी बिहार, ठीक है ना। गन्ना पक्षी बिहार कहाँ है? तो दोस्तों आपको याद रखना भरतपुर में है, ठीक है ना। या गन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आपको याद रखना भरतपुर में है, ठीक है ना। और भरतपुर जो कहाँ है? तो आपको याद रखना राजस्थान में। भारत में जंगली गद्दे कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों भारत में जो सबसे ज्यादा जंगली गद्दे है वो कच्छ के रण में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण में पाए जाते हैं। और कच्छ का रण कहाँ है? तो आपको याद रखना गुजरात में। इसके अलावा गुजरात में एक कांडला पोर्ट भी है, जो ज्वारी बंदरगाह भी है, तो आपको याद रखना। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों जीके का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें रखा है कि मीन के मेरा संघर्ष ये किसकी जीवनी? ये दोस्तों एडोल्फ हिटलर के। और एडोल्फ हिटलर दोस्तों कहाँ का जो तानाशाह था? तो आपको याद रखना ये जर्मनी का तानाशाह था। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? दोस्तों आपको याद रखना एडोल्फ हिटलर ने दी थी। ये देखिए दोस्तों अपने 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने। अगर अब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन सर्वप्रथम